हेलो दोस्तों, आप सभी को हिंदी स्टोरी टेलर में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। कहानी के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है साल 1976 में हम एक कपल से मिलते हैं। हस्बैंड का नाम दासी है और वाइफ का नाम डेफनी और ये दोनों म्यूजिक बनाते हैं। फिलहाल दोनों वेल्स के सिमरू जगह के एक आइसोलेटेड केबिन में रह रहे हैं और वहीं पर अपनी म्यूजिक पर काम कर रहे हैं। नाउ इनकी म्यूजिक नॉर्मल नहीं है, रादर ये लोग नेचर के साउंड्स को कैप्चर करते हैं और उससे ही म्यूजिक बनाते हैं, जैसे बर्ड्स के एक साथ उड़ने की आवाज, पानी की आवाज, जंगल की आवाज, जानवरों की आवाज एंड ऑल दैट। शुरुआती सीन में हम डेफनी को एक म्यूजिक पे काम करते देखते हैं और तभी लाइट चली जाती है जिससे उसका काम रुक जाता है। दासी और डेफनी की बातों से हम समझ पाते हैं कि डेफनी एक नया रिकॉर्ड बना रही है और फिलहाल उसे कुछ बढ़िया साउंड मिल नहीं रहा। अब उस रात दासी को एक नाइट में आता है जहां एक घोस्टली इंसान उसकी तरफ बढ़ रहा है, जबकि रियलिटी में दासी काइंड ऑफ स्लीप पैरालिसिस में था और अजीब तरह के साउंड्स निकाल रहा था। डेफनी यहाँ दासी को इस हालत में देखती है और उसकी साउंड्स रिकॉर्ड कर लेती है। डेफनी बाद में इन साउंड्स को सुनती है ताकि वह समझ सके कि आखिर क्यों दास को बार बार नाइट में हंस आते हैं। अब जब दासी को पता लगता है कि डेफनी उसके आवाज को रिकॉर्ड कर ली है तो वो फॉर सम रीजन बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है। इससे डेफनी भी अपसेट होती है और इनके बीच थोड़ी नाराजगी आ जाती है जो कि टेम्पररी थी। इसके बाद अगेन हम दासी को नेचर के साउंड्स रिकॉर्ड करते पाते हैं जब वह एक पर्टिकुलर साउंड से अट्रैक्ट होकर जंगल में चला जाता है। यहाँ वह एक पॉइंट पर पहुंचता है जहां मशरूम्स ऐसे पैटर्न में उगे हुए थे कि वो एक शकल बना रहे थे। दासी इसी शकल के बीच में जाता है और साउंड रिकॉर्ड करने लगता है, लेकिन तभी उसे अजीब फील होता है जिससे वह अपना होश खो देता है। जब दासी को होश आता है तो वह फौरन अपने इक्विपमेंट्स उठा के यहाँ से निकल लेता है। नाव घर जाके जब डेफनी इस साउंड को सुनती है तो वह एकदम मंत्रमुग्ध थी, मानो वो जिस अमेजिंग साउंड की तलाश में थी ना वो उसे मिल गया हो। वो इस साउंड से इतनी प्रभावित होती है कि यहाँ डेफनी और दासी इंटीमेट भी होते हैं। नाउ इंटीमेसी के दौरान दासी एक्साइटेड होके डेफनी के बैग को स्क्रैच कर लिया था और बाद में हम दासी को इस बात से प्रभावित होते देखते हैं। दासी एकदम से अपने हाथ को देखता है, फिर अपने हाथ ऐसे धोने लगता है मानो उसने कुछ गलत किया हो या फिर उसे अपने हाथ से ही घिन आ रही हो। अब ऐसा क्यों है वो आपको थ्योरी सेक्शन में पता चलेगा। फॉर नाउ डेफनी नोटिस करती है कि एक बच्चा थोड़ी देर से इनके घर की तरफ देख रहा था। एनीवेज आगे डेफनी म्यूजिक पे अपने कुछ वोकल्स रिकॉर्ड करने लगती है और इसी बीच दासी घर के बाहर फील्ड्स में जाता है। वहां दास उस बच्चे को देख पाता है जो कि इनके घर की तरफ देख रहा था और दासी इस बच्चे को चस करके पकड़ता है, देन उससे बातें करता है। बच्चे का कहना था कि वह म्यूजिक की आवाज सुनकर इस तरफ आया है और पेशे से वह एक हंटर है। बच्चा बताता है कि वह रैबिट्स को फॉरेस्ट में हंट करके खाता है। इनफैक्ट ये बच्चा दासी को अपने साथ फॉरेस्ट में ले जाता है ताकि वह ट्रैप्स वगैरह दिखा सके। बच्चा बताता है कि रैबिट्स या किसी भी क्रिएचर को ल्योर करने के लिए पहले ये समझना होता है कि वो क्रिएचर किस चीज़ के लिए हंगरी है। एक बार तुम्हें पता चल गया तो वो चीज़ उस क्रिएचर को ऑफर करो जिससे क्रिएचर तुम्हारे पास आकर ट्रैप में फंस जाएगा। अब दोस्तों ये बच्चा थोड़ी अजीब बातें कर रहा था, लाइक रैबिट्स दो वर्ल्ड्स को जोड़ते हैं, अंडरग्राउंड और रियल वर्ल्ड, क्योंकि वह जमीन के अंदर रहते हैं एंड ऑल दैट। जो भी हो दासी वापस घर आ जाता है। अब अगले सुबह जब दासी उठता है तो ये बच्चा इनके घर पे था और वो डेफनी से बातें कर रहा था। वो खुद को इनका नेबर बताता है और डेफनी भी बच्चे के साथ अच्छे से पेश आ रही थी। दासी बच्चे के घर में आने से थोड़ा अनकंफर्टेबल था, लेकिन डेफनी कहती है कि वो यहाँ कभी भी आ सकता है। बच्चे के जाने के बाद नहाते वक्त डेफनी यहाँ दासी को कन्विंस करती है कि वह बच्चे के साथ अच्छे से पेश आए और उसे साउंड रिकॉर्डिंग वगैरह सिखाए, क्योंकि शायद वह बच्चा सीखना चाहता है। ऐसे में दासी वाकई इस बच्चे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, उसे साउंड रिकॉर्डिंग करना सिखाता है एंड ऑल दैट। यह लोग अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और कुछ फन साउंड रिकॉर्डिंग भी करते हैं, जैसे मड में वॉक करना, भीड़ की आवाज, इंसेक्ट्स की आवाज एंड ऑल दैट। अब अगले दिन बच्चा फिर से इनके घर आता है और इस बार वो डेफनी के लिए एक रैबिट हंट करके लाया था। इसके अलावा बच्चा कुछ गर्ल्स ब्लॉसम फ्लावर्स भी लेके आया था जिसका टी बना के डेफनी पीती है। बच्चा कहता है कि यह फ्लावर टी विथ टैग को दूर रखता है और क्योंकि इनके घर के बाहर यह फ्लावर बहुत ज़्यादा है तो दे आर सेफ। बच्चा ये भी कहता है कि जरूर घर के प्रीवियस ओनर को टी विथ टैग से इश्यूज होंगे, इसलिए वह इतने कोर्स ब्लॉसम्स प्लांट किया है एंड सिंस ये बहुत ज़्यादा है तो बच्चा इनकी मदद कर सकता है थोड़े फ्लावर्स को बंद करने में। ये सुन के दासी और डेफनी थोड़े कंफ्यूज थे क्योंकि उन्हें ये तक पता नहीं था कि क्लाई विथ टेक होता क्या है। और इसमें बच्चा कहता है कि वो ओल्ड वंस हैं और अब इस दुनिया में कुछ ही बचे हैं। ऑफ कोर्स डार्सी एंड डेफनी को इस क्लाई विथ टेक की बातें सुपरस्टिशन लगती हैं और वो लोग इस बात को टाल देते
हैं। स्टिल बच्चा इन्हें अपने साथ जंगल दिखाने ले जाता है और यहाँ वॉइस ओवर में वो कह रहा होता है कि इस दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच एक वेल यानी पर्दा जैसा कुछ है जिसे क्रॉस किया जा सकता है। वो यह भी कहता है कि अगर आप फेरीज को आने देंगे तो वह आपको ऐसे प्लेसेस की तरफ गाइड करेंगे जिससे आप डरते हो। खैर ये बच्चा डैफ्नी और दासी को उस जगह पर लेकर जाता है जहां वह मशरूम वाला शकल था और वह दासी को शकल के अंदर जाने से मना करता है। वो कहता है कि यह एक फेरी शकल है जिसके अंदर नहीं जाना चाहिए। बच्चा बताता है कि उसका एक छोटा भाई था जो कि कई सालों पहले रेंगते हुए फेरी शकल में एंटर कर गया था, जिसके बाद वो काफी तेजी से ग्रो किया, किसी टोड की तरह ब्लोट हो गया और कुछ दिनों बाद नहीं बचा। बच्चे के हिसाब से उसका भाई हमेशा के लिए आयर नवीन यानी कि द डीप में चला गया। नाउ ऑफ कोर्स दासी को इन बातों पर भरोसा नहीं था क्योंकि उसका मानना था कि जंगल के जो लोग होते हैं वह ऐसी कहानियां बुनते हैं और तब बुनते हैं जब आसपास कोई अननोन बीमारी से खत्म हो जाए तो उसे जस्टिफाई करने के लिए। नाउ आई नो इस पॉइंट पे आप व्यूअर्स थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे क्योंकि यहाँ वेल्श फोकलो की काफ़ी रेफरेंसेस दी जा रही हैं और इसीलिए कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं फोक पे थोड़ी बातें कर लेता हूँ। सबसे पहले अगर क्लाइव विथ टेक की बातें करें तो ये वेल्स की फोकलो का एक मैजिकल और मिस्टीरियस क्रिएचर है जिसे लोग अक्सर वेल्च फेरीज भी कहते हैं। ये बीइंग्स वेल्स के डीप फॉरेस्ट लेक्स एंड माउंटेन्स में रहते हैं और उनके बारे में माना जाता है कि वह कभी इंसानों के साथ दोस्ती कर लेते हैं तो कभी उन्हें अपनी दुनिया में ले जाते हैं जहां समय रुक जाता है। उनका अपीयरेंस ह्यूमन जैसा होता है लेकिन वह ज़्यादा ब्यूटीफुल और एन्चेंटिंग होते हैं। कुछ कहानियों में कहा गया है कि टाइल विथ टेक रात के टाइम डांस करते हैं मूनलाइट में और अगर कोई इंसान उनका डांस जॉय करें तो वह कभी वापस अपनी दुनिया में नहीं लौटता। ये फेरीज इंसानों को रिवॉर्ड भी करती हैं अगर वो उनके साथ काइंडनेस से पेश आए, लेकिन उन्हें चीट करने पर वो शाप भी दे सकती हैं। नाउ वी टॉक अबाउट एनविन एंड फेरी सकल। एनविन वेल्स की माइथोलॉजी का एक हिडन और मिस्टिकल रिल्म है, एक ऐसी जगह जिसे अदर वर्ल्ड कहते हैं। ये दुनिया इंसानों की दुनिया से बिल्कुल अलग है। यहाँ ना दुख है, ना बीमारी, ना मौत। कुछ लोग इसे पैराडाइज कहते हैं जबकि कुछ कहते हैं कि यह एक डेंजरस जगह है जहाँ पावरफुल स्पिरिट्स एंड रूलर्स जैसे कि अरे राज करते हैं। एनविन में समय अलग तरह से चलता है। अगर कोई वहाँ कुछ दिन गुजारता है तो वापस आकर देखता है कि इंसानों की दुनिया में साल बीत चुके हैं। लेजेंड्स के हिसाब से एनविन के दरवाजे कभी कभी ओपन होते हैं वेल्स के हिल्स, लेक्स और केव्स के थ्रू, लेकिन उन्हें क्रॉस करना लाइफ चेंजिंग होता है क्योंकि बाहर निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। दूसरी तरफ फेरी सकल एक और मिस्टिकल एलिमेंट है सेल्टिक और वेल्स फोकलो का। ये सकल बेसिकली एक जगह होता है जहाँ फेरीज रात को डांस करती हैं और सुबह तक उनके डांस से ग्राउंड पे एक परफेक्ट सर्कुलर मार्क बन जाता है जिसे लोग फेरी रिंग कहते हैं। ये रिंग्स नेचर में मशरूम के फॉर्म में भी मिलते हैं। लोग मानते हैं कि अगर कोई इंसान गलती से सकल में चला गया तो वो फेरीज के स्पेल में फंस जाता है। उसके लिए वहाँ कुछ घंटे ही होते हैं लेकिन रियल वर्ल्ड में साल बीत जाते हैं। फेरी सकल एक वार्निंग भी है। हर ब्यूटीफुल चीज़ हार्मलेस नहीं होती और कभी कभी नेचर के मैजिक के पास जाना खुद को खो जाने के बराबर है। एनीवेज कमिंग बैक टू स्टोरी, दासी और डैफ्नी इस बच्चे के साथ वापस घर पे आते हैं जहां डैफ्नी उसे अपनी पुरानी रिलीज एल्बम्स वगैरह दिखाती है। एल्बम्स की फोटो देख के बच्चा कहता है कि डैफ्नी वाइल्ड गॉड्स की तरह है जो कि कभी पकड़ी नहीं जानी चाहिए, वो कभी डोमेस्टिकेट नहीं होनी चाहिए। डैफ्नी इन बातों का अर्थ समझ नहीं पाती और इसे इग्नोर करती है। आगे ये बच्चा अजीब पर्सनल सवाल करने लगता है, लाइक डैफ्नी को अब तक बच्चा क्यों नहीं है। डैफ्नी इस सवाल पे अनकंफर्टेबल होती है लेकिन बच्चा कहता है कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है, इसलिए डैफ्नी चाहे तो इस बच्चे की माँ बन सकती है। इनफैक्ट ये बच्चा डैफ्नी को मैम यानी कि माँ कह के पुकारने लगता है। इसके बाद ये बच्चा अपनी माँ की एक ललाबाई गा के सुनाता है जो कि उसकी माँ उसके लिए गाया करती थी और डैफ्नी इस साउंड को रिकॉर्ड कर लेती है। दासी के हिसाब से ये ललाबाई किसी स्पेल की तरह साउंड कर रही थी। अब रात को दासी उस रैबिट के स्किन को हटाने की कोशिश करता है जो कि बच्चा इनके लिए यहाँ लेके आया था, लेकिन दासी ऐसा कर नहीं पाता। दिन सोने के बाद दासी को अगेन एक नाइट में आता है जहाँ वह फिर से उस अजीब घोंसली आदमी को देखता है जो कि कुछ तो अजीब खा रहा था। यहाँ हमें एक सीन भी दिखाया जाता है जहाँ वो बच्चा डैफ्नी को एक नुकीली कांटों वाली हेडफोन देता है जिसे पहनने के बाद डैफ्नी के कान से खून निकल जाते हैं। नाउ ऑफ कोर्स ये सब नाइट में ऐसे ही थे। अब अगले सुबह बच्चा वापस इनके घर आता है एंड दासी वाज नॉट हैप्पी क्योंकि यह कोई समय नहीं था किसी के घर पे आने का। इस बात को सुनकर बच्चा भड़क जाता है, सेइंग कि डैफ्नी बोली थी कि वह यहाँ कभी भी आ सकता है। बच्चा इस बात पे और भड़कता है कि दासी रैबिट को बस थोड़ा स्किन करके सड़ने के लिए छोड़ दिया। बच्चे का कहना था कि वो उस रैबिट को पकड़ा था, मारा था, लेकिन दासी इसका इस्तेमाल नहीं किया।
उसे बर्बाद कर दिया। दासी बच्चे को यहाँ से जाने को कहता है, लेकिन ये बच्चा जोर जोर से डैफ्नी डैफ्नी चिल्लाने लगता है। ऐसे में डैफ्नी आती है और वह बच्चे को गले लगाती है। बच्चा कहने लगता है कि प्लीज मुझे वापस मत भेजो, इवन इफ मैं इस जगह को बिलोंग नहीं करता। डैफ्नी उसे काम डाउन करती है और उसके साथ जंगल में जाती है। यहाँ बच्चा पहले रैबिट की काइंड ऑफ छोटी फ्यूनरल करता है, फिर डिफ्नी को जंगल में साउंड सुनाने ले जाता है। डिफ्नी इस बच्चे के पीछे पीछे एक केव जैसी जगह में एंटर करती है और इन दोनों के पीछे डासी भी चुपके से आ गया था। अब बच्चा तो डैफ्नी को केव के उस पार ले चला जाता है, लेकिन दासी केव में भटक जाता है। दासी बार बार डैफ्नी को आवाज लगाता है और उसकी आवाज केव में गूंज रही थी। डैफ्नी को भी कुछ तो गूंजती आवाज आती है, लेकिन बच्चा उसे केव के उस पार लेके एक अजीब सी जगह पे लाता है जहां ट्रीज ऐसे थे मानो जॉइंट क्रचर्स बैठे हो। वो कहता है कि यह विंडोज ऑफ द वुड्स हैं और वो इन्हें डैफ्नी के लिए गाने को कह सकता है। अगर डैफ्नी प्लीज बोले तो डैफ्नी प्लीज कहती है और यह बच्चा कुछ तो स्पिल बोलता है जिससे यहाँ तेज हवा चलने लगती है, विच वाज प्रोड्यूसिंग अ वियर्ड साउंड। डैफ्नी तुरंत इस साउंड को रिकॉर्ड करने लगती है। वहीं दासी केव के अंदर साउंड वाइब्रेशंस फील कर पाता है। दासी को ऐसा लगता है मानो बच्चा कह रहा है कि दासी के अंदर कुछ तो रटन है जो कि अब डैफ्नी पे भी फैलने लगा है, और अगर दासी को ये सरन रोकना है तो उसे गिरना पड़ेगा। ऐसे में दासी अपने सामने एक स्टोन के पास जाता है जिसमें पानी कलेक्टेड था और दासी अपना सर पानी में डाल लेता है। यहाँ दासी को फिर से नाइट में आता है जहाँ वो अगेन उसी घोस्टली आदमी को देखता है जो कि फिर से कुछ तो खा रहा था। दासी इस बार आदमी को डैड कह के संबोधित करता है और यह आदमी दासी के मुंह में कुछ तो खिलाने लगता है। तभी दासी को होश आता है और वह अपना सर पानी से निकालता है। दूसरी तरफ डैफ्नी अपने होश खो दी थी और जब उसे होश आता है तो वह बच्चे को छोड़ के घर की तरफ भागती है। बच्चा बार बार कहता है कि मुझे छोड़ के मत जाओ और डैफ्नी भी ज्यादा दूर जा नहीं पाती। एज वो जंगल में भटक गई थी। ऐसे में डैफ्नी हार के बच्चे से कहती है कि वो उसे घर तक लेके जाए। बच्चा अगेन डैफ्नी से पीस बुलवाता है और यहाँ वो डैफ्नी को बार बार मैम कह रहा था, मतलब माँ जो भी हो। डैफ्नी बच्चे के साथ घर आ जाती है। वहीं दासी उस जगह पे पहुंच जाता है जहां पहले डैफ्नी थी। दासी को यहाँ रिकॉर्डिंग के टेप्स मिलते हैं। देन डैफ्नी के रिकॉर्ड का कवर मिलता है जिससे दासी हड़बड़ा जाता है। हड़बड़ा के दासी एक ट्रैप में फंस जाता है जिससे उसके पैर पर चोट आती है। वहीं घर पे बच्चा आराम से नहा रहा था, लेकिन डैफ्नी वास वरीड की उसका पति दासी कहाँ है। डैफ्नी बच्चे को घर से जाने को कहती है, लेकिन वह कह रहा था कि उसे दूध पीना है। ही इज हंग्री। इतना काफी नहीं था तो यह बच्चा बेड पर जाकर सो जाता है और रात को डैफ्नी से गुड नाइट किस भी देने को कहता है। डैफ्नी ऐसा ही करती है क्योंकि वह बहुत ज्यादा डरी हुई थी। अब देर रात फाइनली दासी घर वापस आता है और उसे देखकर डैफ्नी काफी रोती है। डैफ्नी दासी को बताती है कि कैसे बच्चा घर से जा ही नहीं रहा। गुस्से में दासी और डैफ्नी जबरदस्ती इस बच्चे को बेड पे से घसीटकर घर से बाहर फेंक देते हैं। बच्चा यहाँ कह रहा होता है कि यह मेरा घर हो सकता है, हम सभी यहाँ रह सकते हैं एंड ऑल दैट। दासी कहता है कि हम तुम्हें नहीं जानते, इनफैक्ट हमें तुम्हारा नाम तक नहीं पता। इस पे बच्चा कहने लगा है कि तुम ही मुझे कुछ भी नाम दे दो, एंड देन चिल्लाते हुए थक हार के यहाँ से चला जाता है। बच्चे के जाने के बाद डैफ्नी यहाँ दास के पैर की मरहम पट्टी करती है और दासी डैफ्नी से कहता है कि वो एक बात हमेशा अपने अंदर रखा है जो कि वह आज तक किसी को नहीं बताया है। दासी के हिसाब से वह बात बोलने से शायद चीजें रियल हो जाए, और ऐसे भी दासी को हमेशा मन करता है कि वह अर्थ में मेल्ट हो जाए, यानी खत्म हो जाए। अब इससे पहले दासी इस बात के बारे में कुछ और बताता, ये लोग घर के बाहर आग नोटिस करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बच्चा इनके घर के बाहर वाले गज ब्लॉसम को जला दिया था जो कि उसके हिसाब से टेई विथ टेक को दूर रखते हैं। इस आग के इफेक्ट से हमें पूरा घर जलते हुए नहीं रादर मेल्ट होते हुए दिखाया जाता है। अब अगले सीन में ये बच्चा वापस घर में आता है और अब ये घर बिल्कुल डिफरेंट था। आई मीन यहाँ हर जगह पेड़ पौधे उगे हुए थे, मशरूम्स उगे हुए थे, स्नेल्स थे और ऐसा लग रहा था मानो घर के अंदर ही जंगल हो। बच्चा दासी और डैफ्नी के बेडरूम में जाता है जहां दोनों बड़े प्यार से उसे अपने साथ बेड पर सुलाते हैं। ये दोनों ऐसे एक्ट करते हैं मानो ये बच्चा एक्चुअली में उनका अपना बच्चा हो। इस पॉइंट पे हमें फिल्म का एक पुराना सीन दिखाया जाता है। वो सीन जब ये बच्चा दासी को रैबिट हंटिंग के बारे में बता रहा था, तब बच्चा बोला था कि रैबिट पकड़ने के लिए पहले ये समझना होता है कि रैबिट को आखिर क्या चाहिए, उसी चाहत को बेट बनाना होता है। खैर प्रेजेंट में ये तीनों इस जंगल वाले घर में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। ये लोग रैबिट से खेल रहे होते हैं, स्लाइम जैसे वाटर से बच्चे को नहला रहे थे, फिर ये लोग बच्चे के साथ खेल रहे थे। इन जनरल क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। इसके बाद दासी बच्चे को एक कहानी सुनाता है टू हेल्प हिम स्लीप। कहानी एक खरगोश की थी जिसे अंधेरे से डर लगता था।
लेकिन खरगोश तो अंडरग्राउंड रहता है ना, तो उसे अंधेरे से डरना नहीं चाहिए। खरगोश इसलिए डरता था क्योंकि वह अकेला था। लेकिन फिर रैबिट का एक वाइज ओल्ड फ्रेंड था विच वाज अ बैट, यानी चमगादड़। वो चमगादड़ रैबिट से कहता है कि अगर तुम आंख की जगह कान से देखने लगो तो देयर इज नो सच थिंग एज डार्कनेस। रैबिट जब अपनी आइज क्लोज किया तो उसे अपनी माँ की आवाज़ सुनाई थी जो कि द डीप से आ रही थी। माँ कह रही थी कि माय लव, अब घर वापस आने का वक्त आ गया है और अब तुम साइलेंस की लैंग्वेज सीख लो। मेरे पास वापस आ जाओ, मेल्ट विद अर्थ एंड बिकम वन। वी मी, हम वापस पुनर्जन्म लेंगे एज वन क्रिएचर, मे बी अ मशरूम और अ ह्यूमन। बेसिकली माँ रैबिट को अपने पास बुला रही थी और इस कहानी को सुनकर बच्चा सोने लगता है। फिर इस बच्चे के आंख हाथ सबसे एक पीली गाढ़ी लिक्विड निकलती है और अगले ही क्षण उस बच्चे की जगह पे एक रैबिट था। डैफ्नी और डासी इस रैबिट को उठा के बाहर ले जाते हैं और उसे एक छोटा सा फ्यूनरल देते हैं, ठीक उस जगह पे जहाँ पे वो मशरूम वाला शकल था। इसके बाद हम दास को फिर से साउंड रिकॉर्डिंग करते देखते हैं जहाँ वो फाइनली माइक में अपनी सीक्रेट रिकॉर्ड करता है। रिकॉर्ड इसलिए क्योंकि वो डैफ्नी को सामने से नहीं बता सकता था, इतनी हिम्मत उसमें नहीं थी। नाउ हम व्यूअर्स को ये सीक्रेट नहीं बताई जाती। हालांकि फिल्म के लास्ट सीन में डैफ्नी म्यूजिक डिवाइस में दासी का सीक्रेट सुनती है और उसे कंफर्ट करती है। यहीं पर रैबिट ट्रैप फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी रैबिट ट्रैप फिल्म की कहानी और अब तक आप पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुके होंगे। बट डोंट वरी, क्यों अब मैं आपको फिल्म की डीपर मीनिंग्स बताऊंगा। देन हम दास का सीक्रेट भी जानेंगे। सो रैबिट ट्रैप एक ऐसी फिल्म है जो कॉन्शियसली एम्बिग्विटी छोड़ती है, यानी कि डायरेक्टर जानबूझ के रियलिटी, फोरक्लो और ह्यूमन साइकी की बाउंड्रीज को धुंधला करते हैं। इस फिल्म में ड्रीम लॉजिक और मिथिक इमेजरी इतने नेचुरल तरीके से घुल जाते हैं कि व्यूअर्स को लगता है कि क्या ये सब रियल सुपर नेचुरल हो रहा है या सिर्फ दासी के अंदर का साइकोसिस है। इसी अबिग्यूटी को समझने के लिए हम मल्टीपल लेयर्स पे थ्योरीज रखेंगे। पहला लेयर होगा साइकोलॉजिकल, देन दूसरा लेयर होगा प्योर सुपर नेचुरल, तीसरा लेयर होगा हाइब्रिड। फिर हम सिंबॉलिक चीज़ों पे भी ध्यान देंगे और फिर बच्चे को एजेंट एंटिटी भी देखेंगे। तो सबसे पहले अगर साइकोलॉजिकल लेवल पर बात की जाए, यानी कि अगर हम चाइल्डहुड ट्रॉमा की बात करें, तो दासी का हटिंग एक साइकोलॉजिकल रूट से आता है। मतलब बचपन में हुआ अब्यूज़, स्पेशली उसके पिता जो उसके साथ गलत करते थे, वही उसकी नाइटमेयर्स, गिल्ट्स और सेल्फ हेट का सोर्स है। फिल्म में दासी कहता है कि वो एक बात आज तक सबसे छिपाया है और वो बात यही थी कि उसके पिता उसके साथ गलत करते थे। तभी तो दासी को अपने पिता के नाइट में आते थे एज घोस्ट। इस थियरी को कई सीन सपोर्ट करते हैं, लाइक दास का स्लीप पैरालिसिस जैसा बिहेवियर, रिपीटेड घोस्टली फिगर जो उसको खा रहा होता नजर आता है और उसके रिपीटेड कंपल्शन टू वॉश हर्ट्स या स्क्रब हिमसेल्फ। याद है ना कैसे वो डैफ्नी के साथ इंटीमेट होने के बाद अपने हाथ धोने लगा था एज इफ उसने कुछ गलत कर दिया हो। देन वो रैबिट तक को स्किन नहीं कर पाया था। वेल, ये सब साइकोलॉजिकल ट्रॉमा के सोमेटिक एक्सप्रेशंस हो सकते हैं। जब दासी फाइनली डैफ्नी के सामने अपना सीक्रेट रिकॉर्ड करता है तो वो मोमेंट कथा पड़ता है। फिल्म चाहे उस कन्फेशन का कंटेंट हमें ना बताई हो, फिर भी एक्ट ऑफ टेलिंग को हीलिंग के रूप में दिखाया गया है और इसी से हम अंदाजा भी लगा पाते हैं कि एक्चुअली में दासी के साथ क्या चल रहा था। इस थ्योरी की पावर ये है कि यह फिल्म को इमोशनल वेट देती है, यानी कि रैबिट और चाइल्ड सब मेटाफर्स बन जाते हैं इनर चाइल्ड और लॉस्ट इनोसेंस के। साथ ही जिस केबिन में ये लोग रह रहे थे, मोस्ट प्रोबेबली यह दास के पिता की ही केबिन थी। अब दोस्तों, फिल्म सिर्फ एक साइकोलॉजिकल स्टोरी नहीं है, बल्कि यह वेल्स के लोकल फोकलोर में भी गहरी तरह से घुसती है। जैसा कि हमने पहले देखा था, दास एक दिन जंगल में रिकॉर्डिंग करते हुए एक फेरी शकल में चला जाता है। मतलब मशरूम्स का वो राउंड शेप जिसे लोग फेरीज के डांस करने की जगह मानते हैं, और वहीं से सब कुछ शुरू होता है। बहुत पॉसिबल है कि इस मोमेंट में दासी ने एक टाइल विथ टेक जैसे एंटिटी को जगा दिया हो। ये वही विश फेरीज हैं जो इंसानों की दुनिया और एनविन यानी अदर वर्ल्ड के बीच रहती हैं। फिल्म में साउंड रिकॉर्डिंग सिर्फ म्यूजिक बनाने के लिए नहीं, बल्कि एक रिचुअल जैसा लगता है। ये थ्योरी फिल्म के टाइटल और फोकलोर दोनों से लिंक्ड है। रैबिट ट्रैप सिर्फ खरगोश पकड़ने का ट्रैप नहीं, बल्कि इंसान और स्पिरिट के बीच इमोशनल ट्रैप भी है, जहां प्यार और वनरेबिलिटी दोनों एक वेपन बन जाते हैं। सो यस, मैंने आपको फिल्म की एक्सप्लेनेशन के साथ साथ हिडन मीनिंग और थ्योरीज भी बता दी है। स्टिल अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। साथ ही अगर मैंने कुछ मिस किया है तो वह भी कमेंट्स में बता दीजिए। आप वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक और शेयर करें।